Yes, good afternoon. Please join the class fast. क्या बात है, इतना लेट क्यों ज्वाइन कर रहे हैं सब? हाँ जी सागर, सागर what's how are you? साहर्ष, यस मैम। क्या चल रहा है? समझ में आता है आपको क्लास में? हाँ जी, able to नो understand? मैम। No. नो मैम। तो आप कभी बोलते क्यों नहीं हो कि क्या मैम हमें समझ नहीं आ रहा है? आपको कल की क्लास में समझ में आया कॉनोनिकल कवर कैसे निकालते हैं? मैं एब्सेंट था कल। एब्सेंट थे आप तो थे कल की क्लास में। कहाँ से हो आप? मैम बिहार से। तो वहीं पे ही हो? वहीं से जी मैम। क्लासेस ले रहे हो? जी मैम। तो आपको क्या टॉपिक समझ नहीं आ रहा है? नॉर्मलाइजेशन समझ में आया? देखिए, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। देखो, सारे टॉपिक्स जो है, ऑल द टॉपिक्स वीडियो रिकॉर्डिंग्स हैव बीन अपलोडेड ऑन माय चैनल यूट्यूब पे। आप महिमा मैगन के नाम से देयर इज वन चैनल अवेलेबल और सारी वीडियोस वहां पर अपलोडेड है। 16 नवंबर तक की वीडियोस अपलोडेड है। यू कैन जस्ट गो एंड लिसन टू दोस वीडियोस अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक समझ में नहीं आता है, ठीक है? एंड स्टिल यू विल नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, प्लीज आस्क मी। आप साहस, मैंने आपसे पूछ लिया बट आपने तो मुझे बताया नहीं कि आपको नहीं समझ में आ रहा है। एज यू आर अवेयर कि आपके एग्जाम्स जो है वो अब ऑफलाइन है, दैट मीन्स आपको काफी ज्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज होने की जरूरत है। एमसीक्यूज में ऑनलाइन में तो आप कर ही रहे थे। एंड व्हाई आर यू ज्वाइनिंग सो लेट? क्या चक्कर है? मैम अभी क्लास मैम फिनिश हुई। पिछला क्लास अभी खत्म ही हुआ है, जस्ट 1 मिनट पहले। अच्छा अच्छा, तो वो तो 12:15 बजे लिंक आ गया था ना? मैम वो उनका वाला शायद अनलिमिटेड टाइम का है, जूम वाला प्रीमियम अकाउंट है शायद। अच्छा, ओके, चलिए कोई बात नहीं। वही मैं सोची थी कि वाई द स्टूडेंट जो हमेशा ज्वाइन पहले करते हैं अब तक ज्वाइन नहीं किया हुआ। ओके, so in today's class we are starting a new module, transaction management. And as you can see onto your screen, this is chapter number 9 from your book, chapter number 14, sorry, chapter number 14 from your book, Course. Okay, so we'll be covering this chapter, and the topics of today's classes will be knowing about what is a transaction, how to write a basic transaction, what are the basic operations in a transaction, what is and what are the properties of a transaction, and a state diagram. ठीक है? So इन सब चीजों के बारे में हमने आज की क्लास में पढ़ना है। एंड टुडेज क्लास इज वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि बहुत रियल वर्ल्ड का टॉपिक है कि ट्रांजैक्शन क्या होती है। देखो, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ ईआरपी सिस्टम, है ना? सबने सुना है ईआरपी क्या होता है? ERP system again, it is a kind of database management system है। and अगर हम बात करें ट्रांजैक्शन की, तो व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? किसी को कोई आइडिया है क्या होता है ट्रांजैक्शन? Can any one of you have a hint about a transaction in a database? मैम डेटा का इधर से उधर मतलब ट्रांसफर टाइप कुछ होना। Okay, so you are saying कि if we जैसे दो बैंक अकाउंट है, अभी हम बहुत बेसिक लेमैन टर्म्स में बात कर रहे हैं। आई एम जस्ट बिल्डिंग योर फ्रेमवर्क, देन वील बी कमिंग टू द टॉपिक, ठीक है? सो इफ वी टॉक अबाउट कि वी हैव टू अकाउंट्स, ठीक है? एक हमारे पास बैंक अकाउंट में भी तो डेटाबेस होता है। आप एक जगह से दूसरी जगह पे अमाउंट अगर ट्रांसफर करते हो तो इट इज योर डेटाबेस। आपके अकाउंट में क्या पैसा डिडक्ट हो रहा है, कौन सा पैसा क्रेडिट हो रहा है, तो ये सारे ऑपरेशंस हैं।
ठीक है, आपने ए अकाउंट से कुछ अमाउंट डेबिट किया एंड यू आर क्रेडिटिंग दैट पर्टिकुलर अमाउंट टू अनदर अकाउंट बी। सो इसके पूरा जो ऑपरेशंस आप लिखोगे, the set of operations of deducting an amount from A account and depositing the same amount to another account B, in सारे operations को together we are calling it as a transaction. So what is a transaction? Transaction क्या है? Just write it down. The set of operations. Transaction is a set of operations that perform a single logical unit of work, or we can say that perform a single logical unit of task. So a transaction cannot be broken down. It is always a singular atomic unit. It cannot be broken down. We cannot break it down into smaller units. No, a transaction is always an atomic unit. एटॉमिक यूनिट का मतलब क्या है कि या तो ये पूरी कंप्लीट कंसीडर की जाएगी या ये बिल्कुल भी कंप्लीटेड कंसीडर नहीं की जाएगी. वी कैन नॉट से दैट हाफ ऑफ द ट्रांजैक्शन हैज एग्जीक्यूटेड एंड हाफ ऑफ द ट्रांजैक्शन विल बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर सम टाइम. नो, इट इज नेवर बीन लाइक दैट. ट्रांजैक्शन या तो पूरी कंप्लीट मानी जाती है या नॉट एग्जीक्यूटेड मानी जाती है. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई टॉक अबाउट, समटाइम्स यू हैव सीन कि आपका पैसा डेबिट हो जाता है बट क्रेडिट नहीं होता. यू हैव सीन दिस प्रॉब्लम. Why this problem occurs? आप अगर ऑनलाइन ट्रांसफर कर रहे हो, you are going for an online transaction, आपके अकाउंट से कुछ पैसा डेबिट होता है बट आपका क्रेडिट नहीं हो पाता है, तो उस आफ्टर फ्यू सेकेंड्स ऑफ योर टास्क या आपके ट्रांजेक्शन के फुल फ्यू सेकेंड्स बाद वो आपका रोल बैक हो जाता है. मतलब कि द अमाउंट जो आपका डेबिट हुआ था वो वापस आपके अकाउंट में आ जाएगा, बिकॉज अभी तक क्रेडिट नहीं हुआ. तो जो वी कैन नॉट कंसिडर कि आपकी ट्रांजैक्शन अभी हाफ डेबिट हो चुका है, क्रेडिट थोड़ा टाइम बाद हो जाएगा. नो, इट्स नॉट लाइक दैट. अ ट्रांजैक्शन इज ऑलवेज बीन कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटली एग्जीक्यूटेड. इसको हम प्रॉपर्टीज में भी पढ़ेंगे एंड वील बी डिस्कसिंग इट विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल आल्सो. राइट नाउ एवरी वन ऑफ यू मस्ट हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट अ ट्रांजैक्शन इन अ डेटाबेस. So I am talking about transaction क्या होती है. Transaction is a set of operations. ठीक है, उन सेट ऑफ ऑपरेशंस को टुगेदर अगर हम परफॉर्म करते हैं तो हमारा एक लॉजिकल यूनिट ऑफ टास्क परफॉर्म होता है डेटाबेस में. और ट्रांजैक्शन हमेशा आपके डेटाबेस के डेटा को, आपके डेटाबेस के कंटेंट को अपडेट करती है. ठीक है, a transaction, whenever a transaction is executed, your content of the database will always be updated. All right, so ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन क्लियर हुई. अभी ट्रांजैक्शन के ऑपरेशंस क्या होते हैं, दैट वी हैव टू स्टडी लेटर ऑन. बट ऑल ऑफ यू एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज अ ट्रांजैक्शन? यस मैम. देखो यहाँ पर आपकी बुक में भी लिखा हुआ है, just see this red dot. Collection of operations that perform a single logical unit of work are called a transaction. ठीक है, अब ट्रांजैक्शन जब भी परफॉर्म होती है, इट इज नेवर बीन लाइक कि ट्रांजैक्शन हमेशा सक्सेसफुल रहेगी. देयर मे बी सम काइंड ऑफ फेलियर्स दैट मे कैन अकर. सो अगर फेलियर होता है ड्यूरिंग अ ट्रांजैक्शन, तो या तो आपकी ट्रांजैक्शन हाफ एग्जीक्यूटेड, मतलब कि अगर आप ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट कर रहे हो and there may be some kind of failure occur. Either it is your hardware failure, ठीक है, हार्डवेयर फेलियर हो गया, या अगर आपका कोई सॉफ्टवेयर फेलियर हो गया, कोई सिस्टम क्रैश हो गया, एनीथिंग लाइक दैट, तो आपका जो ट्रांजैक्शन है विद द हेल्प ऑफ टू ऑपरेशंस, वन ऑफ द ऑपरेशन होता है कमिट एंड एक ऑपरेशन होता है रोल बैक. हैव यू हर्ड ऑफ दिस ऑपरेशंस बिफोर? देखो, जब भी आपके डेटाबेस में चेंजेस होते हैं ना, देखो मैंने आपको बोला कि ट्रांजैक्शन जो है आपके डेटाबेस में हमेशा चेंजेस प्रोड्यूस करती है. द चेंजेस दैट द ट्रांजैक्शन इज मेकिंग, इट इज नेवर बीन लाइक इट इज डायरेक्टली अपडेटिंग योर हार्ड डिस्क. मतलब कि मेन डेटा में अपडेट कभी भी नहीं होता. कहाँ पर चेंजेस होते हैं? आपकी लोकल रैम के अंदर चेंजेस होंगे. रैम क्या होती है सबको पता है ना, जहाँ पे डायरेक्ट मेमोरी प्रेजेंट होती है, वेयर योर सीपीयू कैन डायरेक्टली एक्सेस योर डेटा. और वो डेटा कहाँ पे प्लेस होता है? रैम में. तो वहां पर आपके चेंजेस हो रहे हैं, मतलब आपका कोई बफर होगा, वहां पर चेंजेस होते हैं. एंड अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो जाती है, देन आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ द कमिट ऑपरेशन,
then all the changes are permanently going to reflected onto your database. But during some kind of a failure, like your hardware failure या software failure, आपने A account से कुछ पैसा डेबिट किया but B में डिपॉजिट नहीं हुआ, कुछ आपका सिस्टम क्रैश हो गया है, कोई फेलियर हो गया, तो उस केस में कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होता है? रोल बैक ऑपरेशन. रोल बैक ऑपरेशन ऑलवेज रोल बैक द steps, always roll back the operations that has occurred before the failure, so that we can bring back our system back to the consistent state. So we have certain properties that we have to follow while execution of a transaction. वो properties अभी हम पढ़ते हैं कि एक atomicity होती है, consistency होती है, isolation होती है, and durability. Together we call them as ACID properties. A stands for atomicity, C stands for consistency, I for isolation, and D for durability. So these are the topics that we have to study in today's class. So let me first of all share one document with you. एक मिनट, वो document कहाँ गया? So that हम उसको process से पढ़ सके, ठीक है? तो सब लोग ने notes कुछ note down कर रहे हो? Yes, ma'am. Everyone in the class are doing it? और सिर्फ कथा Yes, की ma'am. तरह सुन के लेके बैठ जाते कि मैम बोलती रहती है, आपको तो बस सुनना है. ऐसा तो नहीं होता ना? No, ma'am. Okay. No, Good. So I think this document is being shared to you all. So we have to cover this document. Okay. So अभी हमने पढ़ा कि ट्रांजैक्शन क्या है. ट्रांजैक्शन क्या होती है? ट्रांजैक्शन इज, एज आई सेड, लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन. लॉजिकली रिलेटेड ऑपरेशन क्या है? मैंने बोला कि सेट ऑफ ऑपरेशंस है जिनको हम परफॉर्म कर रहे हैं, और वो ऑपरेशन टुगेदर बीइंग कॉल्ड एज कि वी आर परफॉर्मिंग अ लॉजिकल टास्क. दैट मींस after the execution of the operation some changes has been brought to your database. ठीक है. अब जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है कि फॉर एग्जांपल आई एम ट्रांसफरिंग सम मनी फ्रॉम योर बैंक अकाउंट टू योर फ्रेंड्स अकाउंट. तो उसके लिए कौन कौन से आप ऑपरेशंस लिखोगे? क्या क्या ऑपरेशन होंगे? तो पहला ऑपरेशन मस्ट बी कि आप अपना अकाउंट के अमाउंट को रीड करोगे. देन फिर रीड करने के बाद आप डेबिट करोगे. डेबिट करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको आप राइट करोगे अपने अकाउंट में. देन आप अपने फ्रेंड का अकाउंट रीड करोगे, फिर अमाउंट उसमें ऐड करोगे, एंड देन फाइनल आप अपडेट करोगे. तो दीज आर द 6 operations that you will perform in order to perform a task of transferring certain amount from A to B. आपका टास्क क्या है? आपकी ट्रांजैक्शन क्या है? What is your task? You have to perform a transaction of transferring some amount from A account to B account. ये आपका ट्रांजैक्शन है. अब इस ट्रांजैक्शन को परफॉर्म करने के लिए there are some steps of operations that you have to undergo in order to complete the task, or we can say in order to complete a transaction. So वो operations हमने क्या बोले कि आपको A account से रीड करना है. सेकेंड ऑपरेशन इज आपने उसमें डेबिट करना है. थर्ड ऑपरेशन आपने अपने अकाउंट में बैलेंस को अपडेट करना है कि डेबिट करने के बाद क्या बैलेंस रहा. फिर अपने अपने फ्रेंड के अकाउंट को रीड करना है. देन यू हैव टू ऐड or we can say credit the amount into your friend's account, and then final updations. These are the 6 operations. Now ये operation जब आपको ऊपर देख रहे हो आप, तो ये basic English में लिखे हुए हैं. This is a simple example which is written in English sentences. Now if I ask you to write these operations into your transaction language by using the transaction operation, so transaction के जो operations होते हैं वो 2 operation होते हैं. One is your read operation and one is your write operation. ठीक है. एक होता है कमिट, वो रोल बैक, वो हम आगे पढ़ेंगे. मैंने अभी आपको बता दिया था वैसे बेसिक. बट रीड और राइट, रीड को हम सिग्निफाई करते हैं बाय यूजिंग आर. सॉरी, क्या चल रहा है? इरेजर कहाँ है? इसको हम सिग्निफाई करते हैं बाय यूजिंग आर, और राइट को सिग्निफाई करते हैं बाय यूजिंग डब्ल्यू. ठीक है. नाउ अब देखो पहली लाइन में मैंने क्या लिखा. जो फर्स्ट सेंटेंस था, रीड योर अकाउंट बैलेंस. तो लेट्स सपोज आपका अकाउंट 2 अकाउंट है, एक ए है एक बी है. ठीक है. तो आपने ए में से रीड किया. देन सेकंड ए माइनस 10,000, दैट लेट्स सपोज यू आर डेबिटिंग 10,000. तो आपने ए माइनस 10,000 और ए में ही आएगा बाकी अमाउंट ना. फिर थर्ड स्टेप में आपने ए में राइट किया, जो भी चेंजेस किए वो आपने ए में राइट किए.
देन बी के बैलेंस को रीड किया एंड यू कैन सी एवरी ऑपरेशन इज टर्मिनेटिंग बाय अ सेमीकोलन हियर, ठीक है। आपने बी को रीड किया, बी में 10,000 ऐड किया एंड देन फाइनल अपडेट किया, तो दीज आर द ऑपरेशंस। इसको हम कौन सी ट्रांजैक्शन बोलते हैं? दिस इज एन एग्जांपल ऑफ योर सीरियल ट्रांजैक्शन, ठीक है। सीरियल, नॉन सीरियल आगे हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन में। तो यहाँ पर इसको मैं सीरियल क्यों बुला रही हूँ? क्योंकि इट इज अ सिंगल ट्रांजैक्शन विच इज एग्जीक्यूटिंग वन आफ्टर अनदर, मतलब कि जो ऑपरेशंस है देयर इज नो इंटरलिविंग बिटवीन द ऑपरेशंस। नो इंटरलिविंग का मतलब क्या है कि यहाँ पर अभी आप इस एग्जाम्पल में क्या देख रहे हो? फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्पल दैट ऑल द ऑपरेशंस आर एग्जीक्यूटिंग इन अ सीक्वेंस, तो इसको मैं क्या बोलती हूँ? सीरियल। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ अ सीरियल ट्रांजेक्शन। विल बी स्टडिंग अबाउट सीरियल ट्रांजेक्शन इन वेरी डिटेल, ठीक है, डोंट वरी। सो अभी फॉर जस्ट फॉर अ केस मैं आपको बता रही हूँ कि ये सीरियल है। नॉन सीरियल का एग्जाम्पल अभी हम बाद में देखेंगे। तो यहाँ पर रीड और राइट, आपको आई थिंक ये क्लियर होना चाहिए कि दिस इज अ सैंपल एग्जाम्पल ऑफ डेबिटिंग एन अमाउंट फ्रॉम ए एंड डिपॉजिटिंग द सेम अमाउंट फ्रॉम बी। ये क्लियर एग्जाम्पल? अभी Yes, तक ma'am. क्लियर है कि क्या ट्रांजेक्शन क्या होती है? एक बेसिक ट्रांजेक्शन का एग्जाम्पल अभी तक आई जस्ट हैव टोल्ड यू दिस। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. ठीक है। अब देखो, जब भी एक ट्रांजैक्शन परफॉर्म होती है, हमने अभी पढ़ा कि देयर में सम एरर्स दैट कैन अकर, देयर में सम फेलियर दैट मे कैन अकर। तो वो फेलियर से बचने के लिए यू हैव सर्टेन ऑपरेशंस इन बिटवीन ऑफ योर रीड एंड राइट। उन ऑपरेशंस को हम बोलते हैं कमिट एंड योर रोल बैक। अभी देखो ये जो ऑपरेशंस हो रहे हैं ना, देखो जैसे ए में 10,000 डेबिट हुआ, फिर आपने राइट किया। राइट ए का मतलब ये नहीं है कि आप डायरेक्टली जाके ए के जो हार्ड डिस्क, जो जो मेमोरी है, लोकल मेमोरी जहां पर आपने फाइनल डेटा स्टोर किया हुआ है, उसमें जाके आप अपडेट कर रहे हो। नो, यू आर नॉट डूइंग इट। अभी जो चेंजेस हो रहे हैं ए और बी में, वो आपका जो रैम के अंदर, आपका बफर के अंदर डेटा प्लेस्ड है, वहां पर चेंजेस हो रहे हैं। The changes are not permanently being reflected until and unless you execute this commit statement. ये जो दो operations होते हैं, one is your commit and one is your rollback. If all the operations in a transaction are completed successfully, then commit those changes to the database permanently. जैसे मैंने write B के बाद अगर commit लिखा होता ना, 7th operation, ठीक है, then what will happen? All the changes that I have brought to my buffer or that I have brought to my local your RAM, that these all the changes will be reflected permanently to my database, ठीक है। और अगर रोल बैक होता, रोल बैक कब होगा? If any of the operation fails, then rollback operation will perform automatically, which will roll back all the previous operations that has occurred. So none of the changes will be reflected to your database अगर कोई rollback, अगर कोई operation fail होता है। तो इसी वजह से हम बोलते हैं कि अगर कोई सिस्टम, अगर कोई ट्रांजैक्शन फेल हो जाती है, तो पूरा अगर कोई ऑपरेशन फेल हो जाता है of a particular transaction, then the whole transaction will consider to not be executed at all, ठीक है। ट्रांजेक्शन शुड ऑलवेज बी एटॉमिक इन नेचर। एटॉमिक इन नेचर का क्या मतलब है? इट शुड ऑलवेज बीन कंसिडर्ड टू बी कंप्लीटेड एट ऑल या नॉट कंप्लीटेड एट ऑल। इट्स नेवर बीन लाइक कि 3 ऑपरेशन हो गए हैं, 3 अभी बाकी हैं। नो, इट्स नेवर बीन लाइक। अगर जैसे अगर आपने राइट ए के बाद रीड बी करते करते कोई फेलियर हो गया, देन रोलबैक ऑपरेशन परफॉर्म होगा एंड द चेंजेस जो आपने ए में डेबिट किया था 10,000 विल रोल बैक एंड ए विल अगेन हैव द सेम अमाउंट जो 10,000 को माइनस करने से पहले था। इज इट क्लियर टू यू ऑल? आई थिंक इसमें इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं। इज इट क्लियर टू यू ऑल? Yes, ma'am. Yes. Yes, ma'am. Okay, so till now we have studied what is a transaction, what is a basic example, the operation read write. We have seen that how we can write a basic transaction और commit और rollback का क्या मतलब होता है transaction के अंदर। Now let's proceed with asset properties. We have talked about some properties like मैंने बोला कि atomicity होना चाहिए, consistency होना चाहिए। Atomicity का मतलब अभी clear हुआ कि क्या है atomicity? Yes, ma'am. मतलब क्या होता है? A transaction should be atomic in nature. I have said number of times कि या तो transaction complete होगी at once or we consider it does not to be completed
और it does not happen at all. ठीक है, so इसका एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ है. Just look at this example and I want everyone to note this example also. So just see this example. देखो ये वाला एग्जाम्पल अभी हम डिस्कस कर रहे हैं. ठीक है, ये जो जितना लिखा हुआ है आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू. नाउ जस्ट कंसिडर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन टी. एक ट्रांजैक्शन है विच कंसिस्ट ऑफ टू ट्रांजैक्शंस T1 एंड T2. ठीक है, अब यहाँ पर T1 पहले एग्जीक्यूट हो रही है, फिर T2 एग्जीक्यूट हो रही है. ठीक है, इसको बोलते हैं सीरियल ट्रांजैक्शन. सीरियल मतलब क्या होता है कि पहले एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है, फिर दूसरी ट्रांजैक्शन स्टार्ट होती है. देयर इज नो इंटरलीविंग, मतलब कि आई कैन नॉट लाइक कि मैंने रीड किया x में तो मैं रीड कर रही हूँ y में, देन माइनस किया x के अंदर, देन आई एम प्लस. नो, आई एम नॉट switching between the two transaction. I'm first my T1 will be executed completely and then T2 will start. So this kind of an example is an example of a serial transaction. Now let's consider the same example. इसमें हो क्या रहा है कि I am debiting certain amount from account X and I am depositing the amount to account Y. ठीक है, now atomicity क्या कह रहा है कि let's suppose मैंने जब T1 execute किया, T1 में क्या operations है? Who will tell me? What are the operations in T1? Ishita, can you see this example here on the screen? Can you read out these operations for me? Just read these operations. क्वेश्चन क्या है, एक बार दोबारा रिपीट करना. I am asking to read the operations of T1. As you can see on your screen, just read the operations. 3 operations दिख रहे हैं? क्या हो रहा है इसमें? फर्स्ट ऑपरेशन का क्या मतलब? पहले मैम हम रीड x की वैल्यू को रीड कर रहे हैं, हाँ, फिर x की वैल्यू में चेंज लाके -100 कर रहे हैं, फिर उसको जो चेंज वैल्यू है उसको प्रिंट करा रहे हैं. हाँ, तो ये मैंने इशिता से पूछा था. इशिता, why didn't you answer? माइक इशू है शायद उसका. अच्छा, ओके. सो देखो ये आपको रीड करना आ गया कि इन ऑपरेशंस का क्या मतलब होता है. अब मैंने क्या बोला आपको कि राइट एक्स करने के बाद फेलियर हो गया. ठीक है, तो क्या अब आप देखो 500 में से आपने माइनस किया 100. आपका जब ये ऑपरेशन परफॉर्म हुए तो आपका अकाउंट में बैलेंस था 400. ठीक है, और यहाँ पर पहले बैलेंस क्या था बिफोर द ट्रांजेक्शन? 500 प्लस 200 700 था ना. और आफ्टर द ट्रांजेक्शन x में 400 है और ये वाले ऑपरेशन अभी परफॉर्म हुआ ही नहीं है, तो y में 200 है. तो 400 प्लस 200 कितना हो गया? 600. और हम क्या बोलते हैं? that before and after the transaction your system will remain in a consistent state. that means जो बैलेंस पहले था वो ही बैलेंस बाद में होना चाहिए, क्योंकि आप एक में से माइनस कर रहे हो और दूसरे में ऐड कर रहे हो, तो दोनों का अकाउंट का सम शुड रिमेन्स द सेम बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजेक्शन. बट जो पहला वाला केस है उसमें ये मैच नहीं हो रहा है. बिफोर योर सम ऑफ x एंड y इज 700, बट आफ्टर द ट्रांजेक्शन आपको तो पता नहीं ना कि ट्रांजेक्शन आपकी फेल हो गई है. आपने तो सोचा कि ट्रांजैक्शन हो गई है, बट यहाँ पर एरर आ गया. T1 कंप्लीट हुआ बट T2 हैज नॉट बीन कंप्लीटेड. सो इफ यू प्रोड्यूस द सम ऑफ x एंड y, यू कम टू नो दैट x में 400 है और y में अभी 200 ही रिफ्लेक्ट हो रहा है. तो 400 प्लस 200 गिव्स यू 600, व्हिच इज नॉट द सेम एज बिफोर द ट्रांजैक्शन व्हिच इज 700. तो यहाँ पर आपकी ट्रांजैक्शन फेल हुई है एंड ऑल द ऑपरेशंस जो T1 में परफॉर्म हुए विल बी रोल्ड बैक. तो इसका explanation is been given down here कि if the transaction fails after the completion of T1 but before the completion of T2, ठीक है, let's suppose कि आपने write x किया but आप read y अभी किया नहीं आपने. ठीक है, राइट आपने read y नहीं किया तो write y क्या करोगे? Then the amount has been deducted from x but not been added to y. तो इसमें क्या होगा? आपका सिस्टम जो है वो इनकंसिस्टेंट स्टेट में है. कंसिस्टेंट स्टेट कब होती है? जस्ट नोट इट डाउन. व्हेन योर सिस्टम इज कंसीडर्ड टू बी इन कंसिस्टेंट स्टेट व्हेन बिफोर एंड आफ्टर द ऑपरेशन, बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन योर सिस्टम का जो सम है ना, जो उसका अमाउंट है, शुड रिमेन द सेम. जैसे बिफोर कितना था? x और y का सम 700. और अगर ट्रांजैक्शन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती
तो आफ्टर भी यहाँ पर 400 + 300 700 ही होना चाहिए था, बट यहाँ पर सक्सेसफुल एग्जीक्यूशन नहीं हुआ है, दैट्स वाई एक्स में 400 है और वाई में अभी 200 ही है, 300 नहीं है, तो यहाँ पर 600 आ रहा है, विच इज नॉट द सेम एज बिफोर द ट्रांजेक्शन। सो यहाँ पर सारे ऑपरेशन जो T1 में परफॉर्म हुए वो रोल बैक हो जाएंगे in order to keep the system in a consistent state। हमेशा हमारा जो एजेंडा रहता है, जब भी कोई ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है तो हमेशा सिस्टम को हमने कंसिस्टेंट स्टेट में छोड़ना होता है। कंसिस्टेंट स्टेट का क्या मतलब है, ये हम सेकंड प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है कि आपका सिस्टम का जो इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट हमने पढ़ा था, what is the meaning of integrity constraint, कि database will remain consistent before and after the transaction। that means we are talking about the correctness of the database। there should not be different value। sum जो है हर जगह पे अलग अलग नहीं दिखना चाहिए, sum should remain the same before the transaction and after the transaction। समझ रहे हो, किसी भी पर्टिकुलर वेरिएबल की वैल्यू दो अलग अलग जगह पे डिफरेंट नहीं होनी चाहिए, तो उसको बोलते हैं हम कंसिस्टेंसी। जैसे रोल नंबर, जैसे अगर हमने किसी भी पर्सन का एड्रेस चेंज किया और अगर एड्रेस 3-4 जगह रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो देयर शुड नॉट बी अ डिफरेंट वैल्यू फॉर एड्रेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्सन एट डिफरेंट प्लेसेस। अगर ऐसा होता है देन आई कैन से दैट माय सिस्टम इज इन अ इनकंसिस्टेंट स्टेट। आर यू एबल टू गेट इन? कंसिस्टेंसी का मतलब समझ में आ रहा है? Yes, class. You able to understand what is the meaning of consistency? Yes, ma'am. निखिल? हाँ जी, इजी है, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा? हाँ जी, श्रेया, रजत, डिफिकल्ट तो नहीं लग रहा आप लोगों को? रोहित, देखो ये जो एसिड प्रॉपर्टी है ना, ये इसके चांसेस एग्जाम्स में आने के 98 to 99% होते हैं। Asset property of transaction, if you see the previous year papers, every time it has been asked। एसिड प्रॉपर्टी या तो शॉर्ट नोट में पूछ लेते हैं या बाहर पूछ लेते हैं। एंड प्लीज ऑलवेज गिव एग्जांपल्स एज आई एक्सप्लेन यू विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। दो लाइन में लिखने की जरूरत नहीं है। ए का मतलब एटॉमिसिटी होता है। एटॉमिसिटी का मतलब ये होता है कि ट्रांजैक्शन कंप्लीट होनी चाहिए एक ही बारी में या नहीं होनी चाहिए एट ऑल। उसको आपको समझाना है एग्जाम्पल की हेल्प से। जो मैंने समझाया कि मैंने एक एग्जाम्पल लिया जिसमें दो अकाउंट है एक्स और वाई। एक्स में बिफोर द ट्रांजेक्शन 500 रुपए बैलेंस है और वाई में बिफोर द ट्रांजेक्शन 200 रुपए बैलेंस है। अब मैं T1 में ये ऑपरेशन परफॉर्म कर रही हूँ, रीड एक्स कर रही हूँ, -100 कर रही हूँ, देन राइट एक्स कर रही हूँ। और T2 में क्या कर रही हूँ, रीड वाई कर रही हूँ, देन एक्स में 100 रुपीज ऐड कर रही हूँ, सॉरी वाई में 100 रुपीज ऐड कर रही हूँ और राइट वाई कर रही हूँ। नाउ अगर तो ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट होती तो बिफोर एक्स और वाई का जो सम था वो 700 था और आफ्टर एक्स और वाई का सम जो था वो 700 था। तो आई कैन से कि एटॉमिक है, पूरी ट्रांजैक्शन कंप्लीटली एग्जीक्यूट हुई है, कंसिस्टेंट भी है क्योंकि डेटाबेस जो बिफोर जो सम का जो वैल्यू थी बिफोर एंड आफ्टर सेम है। तो कंसिस्टेंसी में आप यहाँ पर एग्जाम्पल में देखो, कंसिस्टेंसी में यू ऑलवेज चेक द डेटाबेस स्टेट कि डेटाबेस की जो स्टेट है वो कंसिस्टेंट है कि नहीं बिफोर एंड आफ्टर द ट्रांजैक्शन। एम आई एबल टू एक्सप्लेन यू द मीनिंग ऑफ एटॉमिसिटी एंड कंसिस्टेंसी? यस मैम। तो Yes, ये ma'am. सेम एग्जाम्पल में आपने एटॉमिसिटी और कंसिस्टेंसी को समझा दिया, ठीक है। नाउ आइसोलेशन। आइसोलेशन का मतलब आई थिंक सबको पता होगा। व्हाट डू यू मीन बाय आइसोलेशन? आइसोलेशन का मतलब लेमैन टर्म्स में क्या होता है? मैम अकेले रहना। हाँ, तो अब देखो आपको पता है मल्टी प्रोग्रामिंग का जमाना है ना। मल्टीपल ट्रांजैक्शन एक ही बारी में एग्जीक्यूट होती है। ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही बारी में एक ही ट्रांजैक्शन चल रही है। अभी वील बी सीइंग, अभी हम देखेंगे शेड्यूल्स जब हम पढ़ेंगे ना। शेड्यूल होता है कि जब एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन एग्जीक्यूट होती है डेटाबेस में, तो हाउ डू वी शेड्यूल अ ट्रांजैक्शन सो दैट योर डेटाबेस विल रिमेन इन अ कंसिस्टेंट स्टेट। Our primary agenda is to keep our database always in a consistent state. It should never be like कि आपकी transactions execute हुई और आपका database inconsistent state में हो गया, तो जो आपका database management system है वो तो fail हो गया ना फिर। The whole sole purpose or the whole sole agenda of your database management system is to keep your database in a consistent state before and after the transaction.
And if we are in an environment where we are executing multiple transactions, मतलब एक से ज्यादा ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो रही है, तो हर ट्रांजेक्शन को लगना चाहिए कि वो अकेली ही है जो चल रही है। समझ रहे हो? अब ऐसा कैसे फील होगा? ये फील कब होगा? यस, क्यों? म्यूट योरसेल्फ। आइसोलेशन का मतलब क्या होता है? देखो, वी हैव टू गिव दिस फ्रीडम टू एवरी ट्रांजैक्शन रनिंग इन अ मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट, कि वो एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में रन कर रही है, उसके साथ कोई और ट्रांजैक्शन नहीं है। तो ये फ्रीडम उसको ये उसको फील कब मिलेगा? उसको जब जो भी डेटा आइटम की रिक्वायरमेंट होगी ना, जैसे उसको ए एक्सेस करना है या बी एक्सेस करना है, कोई भी डेटा आइटम एक्सेस करना है, तो उसको एक्सेस मिल जाए उसका। ठीक है? तो आइसोलेशन में क्या होता है? दिस प्रॉपर्टी इंश्योर्स दैट मल्टीपल ट्रांजैक्शन कैन अकर कंकरेंटली विदाउट लीडिंग टू इनकंसिस्टेंसी ऑफ द डेटाबेस स्टेट। सो इस प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए देयर आर सम कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स दैट विल बी लर्निंग। हम लॉकिंग पढ़ेंगे, विल बी लर्निंग अबाउट टाइम स्टैम्प कंट्रोल। तो ये कुछ टेक्निक्स होती हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जो ट्रांजैक्शन हैज टू फॉलो if they are running in a multi programming environment where multiple transactions are running concurrently। ठीक है? सो मतलब कि अगर एक से ज्यादा ट्रांजैक्शन रन कर रही है तो उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो? तो ये हमें उनको फील देना है, और वो फील उनको तब मिलेगा जब वो कुछ प्रोटोकॉल्स को फॉलो करेंगी। तो वो प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं? कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल्स, और वी कैन से देम कंकरेंसी कंट्रोल टेक्निक्स। दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, विल बी लर्निंग अबाउट दिस टॉपिक इन फॉलोइंग क्लासेस। सो आइसोलेशन का एग्जांपल देखो यहाँ पर दिया हुआ है। लेट्स सपोज वी हैव टू ट्रांजैक्शन टी एंड टी डैश। ठीक है? अब यहाँ पर देखो, हम रीड कर रहे हैं, कौन बताएगा? सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, you can answer me this. Just read out these operations for me. Yes, ma'am. हाँ जी, read the operations of T. Yes, ma'am. मैम रीड कर रहे हैं x को x में मल्टीप्लाई कर रहे हैं 100 का, फिर मैम जो 100 का हो रहा है उसको राइट कर रहे हैं, फिर मैम y को रीड कर रहे हैं, फिर हाँ मैम y में माइनस कर रहे हैं 50 को, फिर जो बच रहा है उसको राइट कर रहे हैं। हाँ। सो क्या ये जो चेंजेस हैं वो मेरी डेटाबेस में रिफ्लेक्ट हो रहे हैं? और वेयर आर द चेंजेस बीन गोइंग ऑन? कहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं? ये राइट एक्स आया एक बारी राइट वाई आया, यहाँ पर लिखा नहीं हुआ, राइट वाई है ये। तो ये जो हुआ, ये काम कहाँ पे हो रहा है? मैम डेटाबेस में। डेटाबेस में हो रहा है। Who all are agree about this? देखो, आई हैव टोल्ड यू अबाउट कमिट स्टेटमेंट, राइट? आई हैव टोल्ड यू अबाउट ये द कमिट। मेमोरी में हो रहा है। हाँ, अभी ये जो काम हो रहा है, जो आपने रीड किया ना एक्स को, तो उसको आपने अपने डेटाबेस से एक्स को रीड किया। अब रीड करके यू हैव टू परफॉर्म ऑपरेशन ऑन एक्स। तो आपको जो रैम में एक्स को कहीं ना कहीं लोकल जो बफर एरिया उसमें स्टोर करोगे ना, रीड करके किसी बफर में प्लेस करते हो कि नहीं करते? तो वो अभी जो अपडेशन हो रहा है वो आपके बफर एरिया में हो रहा है, विच इज अवेलेबल इन योर रैम। All the changes that you are doing in X and you are doing in Y are not at all reflected on onto your database, which is stored on your hard disk or your secondary memory. ऐसा कुछ नहीं है। जब तक आप कमिट नहीं करते तब तक आपका कोई भी चेंजेस जो बफर में हुए हैं X और Y के अंदर वो रिफ्लेक्ट नहीं होंगे। आफ्टर द कमिट ऑपरेशन द चेंजेस will be reflected permanently to your database। तो अभी ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये जो मैंने just now I have spoke this, इसके बारे में हम पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जिसको मैं बोलती हूँ ड्यूरेबिलिटी। अभी आइसोलेशन के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आइसोलेशन में हमारे पास दो ट्रांजेक्शन है। नाउ लेट्स सपोज मैंने यहाँ पर जैसे रीड वाई किया, और मैंने वाई में अभी -50 नहीं किया है। समझ रहे हो? मैंने वाई में -50 नहीं किया, और मैं कहाँ पे चली गई? टी डैश में, टी डैश में चली गई। अब यहाँ पर देखो, जो टी डैश है, इट इज ट्राइंग टू रीड द वैल्यू ऑफ एक्स विच इज अपडेटेड बाय टी। और ये देखो, ये कौन सी वैल्यू को रीड कर रहा है? क्योंकि एक्स जो है हैज ऑलरेडी बीन रेड एंड इट इज ऑलरेडी बीन अवेलेबल इन योर बफर।
सो ये बफर एरिया में जो x की वैल्यू है विच इज लेट सपोज x जो था आपका इनिशियली 500 है, अब जब आप उसके में 100 मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना हो जाएगा, 50,000 हो जाएगा। तो ये जो t डैश है उसने x रीड किया 500 रीड करेगा या 50,000 रीड करेगा, बताओ। बोलो कौन सा रीड करेगा, क्वेश्चन समझ में आया? नो मैम। क्वेश्चन क्या है कि आपका x जो है वो 500 है, y 500 है, t ने मेमोरी से आपके जो डेटाबेस है जो आपका हार्ड डिस्क में स्टोर है वहां से x की वैल्यू को रीड किया, और रीड करके क्योंकि x पे उसको ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं तो उसको रैम में बफर एरिया में स्टोर करा, बिकॉज ऑपरेशन हैज टू बी परफॉर्म। तो उसने x में मल्टीप्लाई 100 किया और फिर बफर एरिया में ही वैल्यू को अपडेट कर दिया, और फिर y की वैल्यू को रीड किया, उसको स्टोर कर दिया 500 को। नाउ अगर वो नेक्स्ट ऑपरेशन में y में -50 करने वाला था, बट रीड करते ही t डैश स्टार्ट हो गया और उसने t डैश ने x की वैल्यू को रीड करा। अब x की कौन सी वैल्यू रीड होगी, दैट व्हाट आई एम आस्किंग। 500 मैम x की 500 इनिशियल होगी मैम। वैल्यू हाँ क्या क्या 500 जो थी। नहीं, वैल्यू जो x की रीड होगी विच दिस इज 50,000, क्योंकि उसने t डैश ने जो वैल्यू को रीड किया है वो बफर एरिया से रीड किया है, उसने अभी डेटाबेस पे नहीं गया है। जो क्योंकि x जो था ऑलरेडी अवेलेबल है ना रैम में, तो वो बफर में क्यों जाएगा। आपने वो नहीं पढ़ा क्या ऑपरेटिंग सिस्टम में कि जो लोकल मेमोरी होती है, क्या बोलते हैं उसको, लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस, हैव यू हर्ड दैट? यस मैम। तो लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस कंसेप्ट क्या कहता है कि वी डू नॉट ऑलवेज वांट टू रीड द कंटेंट फ्रॉम मेमोरी, बिकॉज रीडिंग टाइम, मेमोरी को एक्सेस करने में जो टाइम लगता है वो ज्यादा होता है, इंस्टेड ऑफ एक्सेसिंग द टाइम विच इज अवेलेबल, द कंटेंट जो अवेलेबल है रैम में उसमें कम टाइम लगता है सीपीयू का। तो वो एक्स को रीड करने के लिए डेटाबेस में क्यों जाएगा, जबकि एक्स की वैल्यू अवेलेबल है ऑलरेडी आपके रैम के अंदर, समझ रहे हो। तो रैम में एक्स की वैल्यू ऑलरेडी अवेलेबल है, तो वो 50,000 रीड करेगा। यू गॉट इट? ठीक है, आगे बढ़ू। और y की कौन सी वैल्यू रीड करेगा, y की कौन सी वैल्यू रीड करेगा? 5 की 500 रीड करेगा, क्योंकि अभी वो -50 नहीं किया था उसने पहले ही t डैश ने उसको स्विच कर लिया। तो अब उसने y को रीड किया 500, और जब z किया, z क्या था 50,000 प्लस 500 विच गिव्स यू 50,500। और अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर आंसर अलग अलग आ रहा है, देख रहे हो, ये देखो। अगर तो आपका पहले t एग्जीक्यूट होता और उसके बाद t डैश एग्जीक्यूट होता तो आंसर क्या आता, आंसर विल बी 50,000 प्लस 450। बट यहाँ पे t डैश हैज रेड द रॉन्ग वैल्यू ऑफ y. It's supposed to read 450 but it has read 500, the not updated value. जो ट्रांजेक्शन t थी वो y की वैल्यू को और x की वैल्यू को अपडेट कर रही थी, t डैश ने वेट नहीं किया, t डैश ने अपडेटेड वैल्यू ऑफ x को तो रीड करा बट नॉट अपडेटेड वैल्यू ऑफ y को रीड करके अपना सेम प्रोड्यूस किया z में, जो कि रॉन्ग वैल्यू आ गई। तो ये आइसोलेशन अगर हम मेंटेन नहीं करते तो हमारा जो सिस्टम होता है विल शो द रॉन्ग वैल्यू एट द एंड। तो आइसोलेशन को मेंटेन करने के लिए यहाँ पर देखो ना 50 यूनिट्स का लॉस हो रहा है। तो अभी हम शेड्यूलिंग पढ़ेंगे। शेड्यूलिंग के अंदर इन ऑर्डर टू मेंटेन द आइसोलेशन प्रॉपर्टी वी विल लर्न दैट हाउ वी शेड्यूल द ट्रांजैक्शन। क्या हमें टी डैश को पहले कंप्लीट एग्जीक्यूट होने देना है, उसके बाद टी डबल डैश को स्टार्ट करें, हाउ डू वी हैव टू मेक अ शेड्यूल। तो दिस कंसेप्ट, हाँ बोलो कृष्ण। y जो है वो इसलिए नहीं हो क्योंकि यहाँ पे राइट के बाद y को राइट नहीं करा। हाँ देखो ना, जैसे मैंने रीड किया ना y को, मेरे को नेक्स्ट ऑपरेशन में क्या करना था, माइनस करना था, बट मेरा जो नेक्स्ट ऑपरेशन है वो परफॉर्म होने से पहले ही टी डबल डैश में स्विच हो गया। CPU has been switched to T double dash. So it has started performing reading the value of x and y. तो y की जो वैल्यू रीड हुई वो रॉन्ग वैल्यू रीड हो गई ना,
क्योंकि अपडेटेड वैल्यू को रीड करना था उसने, बट उसने वेट किया नहीं। टी डैश हैज नॉट वेटेड टी टू कंप्लीट, उसने पहले ही स्टार्ट कर दिया। तो ये शेड्यूलर जो होता है आपका, उसको ये आइसोलेशन प्रॉपर्टी को मेंटेन करने के लिए, क्योंकि अगर आइसोलेशन प्रॉपर्टी मेंटेन नहीं होगी, पहले आइसोलेशन का मतलब क्या है कि अ ट्रांजैक्शन हैज टू बी कंप्लीट